बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए द्वितीय वर्ष की वस्त्र विज्ञान में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रंगाई व छपाई। रंगाई व छपाई क्या होती है, कितने प्रकार के रंग होते हैं, कौन कौन से रंगों का चुनाव करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रंगाई होती क्या है। थोड़ा रंगाई का इंट्रोडक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो रंगाई की कला सौंदर्य प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्राचीन समय से भारत रंगों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। भारत में मनुष्य को प्राकृतिक रंगों का ज्ञान काफ़ी प्राचीन समय से था। इन रंगों का उपयोग न केवल भारतीय वस्त्रों को आकर्षक बनाने हेतु किया जाता था, बल्कि पश्चिम देशों में भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराए जाते थे। प्रत्येक रंग का अपना महत्व होता था, चाहे बनाया हुआ हो या प्राकृतिक हो, मानवीय हो, फूलों वाला हो, उसका अपना अर्थ होता था। जैसे नीला रंग जीवन का प्रतीक था, आकर्षक भविष्य की ओर इंगित करता था। लाल रंग उल्लास, खुशी, जीवन, सत्य और गंभीरता को दर्शाता था। साथ ही दुल्हन के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था। तो ये है हमारा रंग, ये रंग होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि रंग का वर्गीकरण क्या है, रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो रंग हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रंग और कृत्रिम रंग। प्राकृतिक रंग भी तीन प्रकार के होते हैं, वनस्पति, प्राणिज और खनिज। कृत्रिम रंग हमारे प्रत्यक्ष रंग, अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, सल्फर रंग और नेपथॉल रंग, ये सभी हमारे रंग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक रंग। प्राकृतिक रंग भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है वनस्पति। वनस्पति प्राकृतिक रंग। तो यानी वनस्पति प्राकृतिक रंग होते क्या है वो देख लेते हैं। तो मनुष्य वृक्ष की जड़ों, छाल, पत्तियां, फल फूल आदि को रंगाई के लिए उपयोग में लाता था। प्राचीन काल में रंगाई के लिए नील के पौधे का प्रयोग किया जाता था और आज भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो रंग मनुष्य को वृक्ष की जड़, पत्तियां, फल फूल आदि से प्राप्त होते हैं वह वनस्पति प्राकृतिक रंग कहलाते हैं। जैसे मेहंदी, हल्दी, केसर, आंवला, जामुन आदि, ये सभी हमारे वनस्पति प्राकृतिक रंग हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है प्राणिज प्राकृतिक रंग। यानी कि प्राणिज प्राकृतिक रंग क्या होते हैं, तो जिन रंगों को पशु जगत से प्राप्त किया जाता है वह प्राणिज रंग कहलाते हैं। जैसे कीड़ों को मारकर रंगों को प्राप्त किया जाता था। कीड़ों को मारकर इन रंगों को प्राप्त करते थे, फिर उनको एकत्र करके गर्म भाप दी जाती थी। इससे जो रस निकलता है उससे कई प्रकार के रंग बनाए जाते थे और ऊनी व रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए उपयोग में लाया जाता था। कुछ रंग हमें मछली से भी प्राप्त किए जाते हैं। भूमध्य सागर में एक विशेष प्रकार की मछली से जामुनी रंग प्राप्त किया जाता है। यह रंग बहुत महंगा होता है क्योंकि कई हजारों की संख्या में मछलियों को मारने से सिर्फ थोड़ा सा ही रंग प्राप्त होता था। यह हमारा प्राणिज रंग कहलाता है। जो रंग हमें पशु जगत से प्राप्त होते हैं वो प्राणिज प्राकृतिक के रंग कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं खनिज प्राकृतिक रंग क्या होते हैं। तो यह रंग प्रकृति के खनिज पदार्थों से प्राप्त होने के कारण इन्हें खनिज रंग कहते हैं। खनिज प्राकृतिक रंग हमें लोहे की धातु से प्राप्त होते हैं। लोहे की धातु में जंग लग जाती है, इसी जंग से खनिज रंगों की प्राप्ति हेतु उपयोग में लाया जाता है। ये हमारे प्राकृतिक रंग थे। अब ये देख लेते हैं कि कृत्रिम रंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें प्रत्यक्ष रंग। प्रत्यक्ष रंग वो रंग होते हैं जिन्हें रंगों को पानी में घुलनशील बनाने के लिए रंग के घोल में सोडा या थोड़ा सा नमक मिला दिया जाता है। प्रत्यक्ष रंगाई बहुत सस्ती होती है और आसान भी होती है, पर इसमें रंग पक्के नहीं चढ़ते। अधिक धुलाई से यह निकल जाते हैं। यह अधिक चमकीले भी नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अम्लीय रंग की। अम्लीय रंगों का प्रयोग सबसे ज़्यादा ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर किया जाता है। नायलॉन व एक्रिलिक वाले वस्त्रों पर भी अम्लीय रंग का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय रंग बहुत ही सस्ते होते हैं और धूप में पक्के भी रहते हैं।
लेकिन अधिक धुलाई से यह रंग पक्के नहीं रहते। ये हमारे अम्लीय रंग कहलाता है। उसके बाद आता है क्षारीय रंग। क्या होते हैं? क्षारीय रंग ऊनी व रेशमी वस्त्रों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यदि इन रंगों को प्रयोग प्राकृतिक वस्त्रों के लिए किया जाता है तो यह रंग धूप, धुलाई, पसीने के प्रभाव से पक्के नहीं रहते हैं। ये हमारा क्षारीय रंग कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सल्फर रंग। सल्फर रंग कैसे होते हैं? तो सल्फर रंग को हम गंधक रंग भी कहते हैं। इनका प्रयोग सूती व लिनन जैसे वस्त्रों पर किया जाता है। यह रंग धुलाई, धूप, पसीने के प्रति पक्के होते हैं। गंधक रंग में अधिक मात्रा में लवण मिलाने से, अधिक तापक्रम पर इनका प्रयोग करने से वस्त्र रंग में प्रवेश कराने में सहायता मिलती है। गंधक रंग अन्य रंगों की तुलना में अच्छी तरह प्रवेश करते हैं क्योंकि तापमान अधिक होता है, इसलिए वो अच्छी तरह वस्त्रों में प्रवेश कर जाते हैं। ये हमारा सल्फर रंग है। उसके बाद आता है नेपथोल रंग। नेपथोल रंग क्या होता है? यह बहुत अधिक गहरे और पक्के रंग होते हैं। रंगों को घुलनशील बनाने के लिए कास्टिक सोडे का उपयोग किया जाता है, वो नेपथोल रंग कहलाता है। ये सभी हमारे रंग के प्रकार थे। अब हम बात करेंगे कि रंगाई की विधियाँ क्या क्या हैं। रंगाई की विधियाँ तो सबसे पहले इसमें ये आता है कि स्टॉक रंगाई। स्टॉक रंगाई क्या होता है? जब वस्त्र बनने से पहले की अवस्था में रंगा जाता है वो स्टॉक विधि कहलाता है। जब वस्त्र बनता भी नहीं है, वस्त्र बनने से पहले ही उसको रंगना, वो स्टॉक रंगाई कहलाता है। इस क्रिया में तंतुओं को एक बड़े टैंक में रखा जाता है और उच्च तापमान में रंगों के साथ क्रिया करवाई जाती है। इस विधि में रंगों के घोल को तंतु में पंप द्वारा प्रविष्ट करवाया जाता है। फिर भी कई बार कुछ ऐसे भाग रह जाते हैं जहाँ पर रंग हमारा नहीं चढ़ पाता है, तो बाद में मिश्रण और कताई की क्रिया में यह रंगे हुए तंतु अच्छी तरह मिश्रित हो जाते हैं, जिससे पूरे तंतु पर समान रंग चढ़ जाता है। यह रंगाई बहुत ही सस्ती होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टॉप रंगाई। टॉप रंगाई हमारी क्या है? इस प्रकार की रंगाई बटे हुए बस्टेड ऊन में की जाती है। टॉप ऐसी ऊन को कहते हैं जिसमें से छोटे तंतु पृथक करने हेतु कंघी करने की क्रिया की गई हो और सुलझाने के बाद इन्हें रस्सी के समान बनाया गया हो। इन्हें टॉप को छिद्रमय चरखी पर लपेटकर रंगाई के घोल में डुबोया जाता है। इस विधि से एक समान रंगाई होती है। घोल में निकालने के बाद ऊन को खगालकर सुखा लिया जाता है। ये हमारी टॉप रंगाई कहलाती है। उसके बाद आती है सूत रंगाई। क्या है? जब तंतु को काटकर सूत बनाने के बाद उसकी रंगाई की जाती है तो इसे सूत रंगाई कहा जाता है। जब सूत को रंगाई के लिए डुबोया जाता है तो उसे चरखियों पर या लच्छियों के रूप में रखा जाता है, इसलिए कभी कभी इस विधि को लच्छी रंगाई भी कहा जाता है। ये हमारी सूत रंगाई कहलाती है। उसके बाद आता है क्रॉस रंगाई। क्रॉस रंगाई, इसमें विविध प्रकार के तंतुओं को मिश्रित करके रंगाई की जाती है, यानी कि कई सारे तंतुओं को मिलाकर रंगाई की जाती है। इसमें या तो ताने के सूतों को या बाने के सूतों को रंगा जाता है और बुनाई की जाती है, जिसमें एक प्रकार के सूत्र बिना रंगे रहते हैं। पूरा वस्त्र तैयार होने के बाद वस्त्र की रंगाई की जाती है, वो हमारी क्रॉस रंगाई कहलाती है। उसके बाद आती है वस्त्र रंगाई। क्या है? अधिकांश वस्त्रों को बुने जाने के पश्चात रंगा जाता है। इस विधि में सभी तंतुओं के वस्त्रों के छोटे छोटे ढेर कर लिए जाते हैं, फिर वस्त्र को रस्सी के रूप में रंग के घोल में घुमाते हैं। इसमें तंतुओं के अनुसार विधि का चुनाव किया जाता है। वस्त्र रंगाई में एक समान चढ़ते हैं, अच्छी तरह प्रवेश करते हैं और पर्याप्त पक्के रहते हैं। ये हमारा वस्त्र रंगाई कहलाता है। तो ये सारी आपकी रंगाई की विधियाँ थी। अब बात करते हैं कि रंगाई के समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसका ये होगा कि रंग का सही चुनाव, यानी कि रंग का हमें सही चुनाव करना चाहिए। किसी भी वस्त्र की रंगाई के लिए सबसे पहले वस्त्र को खरीदना होता है। वस्त्र की प्रकृति को ध्यान में रखकर सही रंग का चुनाव करना चाहिए। सूती वस्त्र के लिए जो रंग उपयुक्त होता है वह ऊनी या रेशमी वस्त्रों पर नहीं किया जा सकता।
बाजार में अधिकांश रंग डिब्बों में मिलते हैं। इन डिब्बों पर स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि रंग किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हमें यह भी देखना चाहिए। उसके बाद डिब्बों पर लिखे निर्देशों को पढ़ना। रंग के सही चुनाव कर लेने के उपरांत डिब्बों पर लिखे समसत निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इन निर्देशों में रंगाई की विधि और आवश्यक सामग्री का स्पष्ट उल्लेख होता है कि हमें वस्त्र पर रंगाई कैसे करनी है, वो सभी चीज़ें इन डिब्बों पर लिखी होती हैं। उसके बाद हमारा आता है रंगाई से पूर्व की समुचित तैयारी, यानी कि रंगाई की क्रिया वास्तव में करने से पहले रंगाई की क्रिया की समुचित तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके लिए यदि वस्त्र मैला हो तो उसे अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। यदि वस्त्र में फैंसी बटन या कोई अन्य शो की क्लिप आदि लगी हुई हो तो उसको उतार लेना चाहिए। यदि वस्त्र पहले भी रंगा जा चुका हो तो रंगने से पहले अच्छी तरह से किसी ब्लीचिंग पाउडर से धोना आवश्यक होता है। इससे पहले का रंग एक समान हो जाता है और रंगाई में दाग धब्बे भी नहीं आते हैं। तो ये हमारा रंगाई था। अब हम जान लेते हैं कि छपाई क्या होती है, छपाई कौन कौन सी होती है, अब ये देखेंगे। तो वस्त्रों में विभिन्नता और नवीनता लाने के लिए रंगाई के साथ साथ छपाई भी की जाती है। हाथ के द्वारा ठप्पे से छपाई कार्य किया जाता था। पहले लकड़ी के ठप्पे बनाए जाते थे जिनसे छपाई करने में बहुत ही अधिक श्रम और समय लगता था। आजकल छपाई का कार्य आधुनिक मशीन से भी किया जाने लगा है। छपाई की हमारी कुछ विधियां भी हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ठप्पा छपाई। ठप्पा छपाई क्या होती है वो देख लेते हैं। वस्त्रों पर नमूने छापने की यह सबसे प्राचीन हस्त विधि है। यह विधि बहुत धीमी विधि है। इसमें हाथ से ठप्पा छपाई करने के लिए पहले नमूने को लकड़ी या धातु के ठप्पे पर उभार लिया जाता है। ठप्पे के ऊपरी भाग पर रंग का लेप लगाया जाता है। इस लेप लगे हुए ठप्पे को वस्त्र के तल पर निश्चित स्थान पर हाथ द्वारा जोर से दबाया जाता है, जिससे उभरा हुआ नमूना वस्त्र पर छप जाता है। रंग की विविधता लाने के लिए जितने अतिरिक्त रंग होते हैं उतने ही अतिरिक्त ठप्पे अंकित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि जितने अधिक रंगों का प्रयोग किया जाता है हाथ के ठप्पों की छपाई उतनी ही महंगी होती है। इससे नमूने का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। तो ये हमारी ठप्पा छपाई होती है। उसके बाद आती है रोलर छपाई। क्या है? वास्तव में यह विधि ठप्पा छपाई का ही मशीनी रूप होती है। उभरे हुए नमूनेदार बेलनों द्वारा वस्त्रों पर नमूने छापने की विधि को रोलर छपाई कहा जाता है। इस प्रक्रिया से कुछ ही समय में हजारों मीटर विविध रंगदार डिजाइन वाले वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं। यह विधि हाथ द्वारा छपाई की विधि की अपेक्षा सस्ती होती है। बहुत ही सस्ती विधि होती है हमारी ये रोलर विधि। उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्लॉच विधि क्या है, यानी कि ब्लॉच छपाई क्या है। तो इस प्रकार की छपाई में रंगदार पृष्ठभूमि के साथ रंगदार नमूने भी छापे जाते हैं। यह दोनों एक ही समय में छापे जा सकते हैं। इस विधि का मुख्य उपयोग सूती और लिनन वस्त्रों के लिए किया जाता है। ये हमारी ब्लॉच छपाई होती है। उसके बाद हम आते हैं स्क्रीन छपाई, यानी कि स्क्रीन छपाई क्या है। तो छपाई की इस विधि में एक विशेष प्रकार का फ्रेम प्रयोग किया जाता है। यह फ्रेम आकार में सीमित होता है जिससे वस्त्र का कुछ भाग ही छप पाता है। फ्रेम को वस्त्र के ऊपर रखकर छपाई की जाती है। एक स्थल छप जाने पर उसी फ्रेम को दूसरे स्थल पर रखकर छपाई करते हैं। रंग लगाने का कार्य हाथ द्वारा किया जाता है और इस प्रकार के छपाई युक्त वस्त्र अत्यधिक कीमती भी होते हैं। ये हमारी स्क्रीन छपाई होती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेंसिल छपाई क्या है। तो छपाई की इस विधि में तेल, मोम या वार्निश से चिकने हुए कागज या बारीक धातु की परत को नमूने के अनुसार काट लिया जाता है। एक रंग के लिए प्राय एक ही स्टेंसिल का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्टेंसिलों का प्रयोग इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि रंग योजना के अनुसार एक के बाद एक प्रयोग होने वाले रंगों से पूर्ण नमूना बन जाए। छपाई की इस विधि में मुख्य कठिनाई यह रहती है कि छपाई के क्षेत्र में अलग अलग स्टेंसिल आपस में हटने नहीं चाहिए।
ये हमारी स्टेंसिल छपाई होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बाटिक छपाई क्या है। तो बाटिक विधि अवरोधक छपाई से मिलती जुलती प्रक्रिया है। इसमें पहले वस्त्र पर नमूना उतार लिया जाता है और जिन स्थानों पर रंग ना चढ़ाना हो उन पर पैराफिन वाला मधुमक्खी का मोम लगाया जाता है। इसके बाद वस्त्र को ठंडे रंग के घोल में डुबोया जाता है। जिन स्थानों पर मोम नहीं लगा होता है वे स्थान रंग का अवशोषण कर लेते हैं। वस्त्र को सुखाने के बाद ऊष्मा या बेंजीन द्वारा वस्त्र से मोम हटा दिया जाता है। यदि एक से अधिक रंगों का उपयोग करना हो तो यह प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। ये हमारी बाटिक छपाई कहलाती है। उसके बाद आती है बंदेज छपाई यानी कि टाई एंड डाई। तो बंदेज छपाई क्या है? इसमें नमूने वृत्ताकार रूप में रहते हैं। वस्त्र को रंग में डुबोने से पहले वस्त्र में गांठें बांधी जाती हैं ताकि उन स्थानों पर रंग ना चढ़े। गांठ बांधने के बाद रंगाई की जाती है। यदि गांठ कसकर बंधी हो तो रंग अंदर तक नहीं जाएगा, जिससे रंग में विषमताएं भी आ जाती हैं और आकर्षक नमूने बनते हैं। वस्त्र में प्रत्येक बार नई गांठें बांधकर अलग अलग रंग में डुबोया जाता है, जिससे विविध रंगों की डिज़ाइन बन सकती है। ये बंदेज छपाई कहलाती है। उसके बाद आता है स्प्रे पेंटिंग। स्प्रे पेंटिंग क्या होता है? स्प्रे छपाई में वस्त्र पर रंग को मशीनी एयर ब्रश के साथ लगाया जाता है, जो कि कपड़े पर रंग की फुहार देता है। यह सस्ती छपाई होती है। इसमें पानी या फिर प्रत्यक्ष अम्लीय रंगों का उपयोग किया जाता है। ये हमारी स्प्रे पेंटिंग होती है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक रंगाई और छपाई समाप्त होता है। धन्यवाद।